बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुल्लाह हूँ और हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आजकल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने एक्सेल के हवाले से इब्तिदाई डिस्कशन कर ली थी। और फार्मूले के हवाले से इब्तिदाई डिस्कशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये चूँकि एक्सेल में फार्मूला ये बना ही फार्मूलों के लिए है, तो ये एक बहुत वसी टॉपिक है, इसलिए ये एक सेशन में कवर नहीं हो सकता, लिहाजा आज इसका दूसरा सेशन है। तो चले, बाकी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इंटरनेट पे उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको मज़ीद हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा भी बड़ी मकदार में इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। चले जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि आप एक्सेल को एज ए कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें कई चीज़ें हमने देख ली थी, जैसे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कैलकुलेटर में होती है वो, इसी तरह एक्स की पावर अगर आप मालूम करें, किसी चीज़ की पावर मालूम करें, स्क्वायर, अंडर रूट, फ्रैक्शन की कैलकुलेशन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने कवर कर ली थी। लेकिन एक्सेल में इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम है। एक्सेल में एक बड़ी तादाद में बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं, ऐसे फंक्शंस कि जो आप ज़रूरी इनपुट दे दें तो वो बाकी आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो कैलकुलेशन ख़ुद कर देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके कैलकुलेटर में ऐसे फंक्शन मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, टेंजेंट है, ये 2-3 फंक्शन, लॉगरिथम है या 10 पावर x जिसको एंटी लॉग कहते हैं, ये है। ये वैसे कॉमन लॉगरिथम है और कॉमन एंटी लॉगरिथम है। इसी तरह एक नेचुरल लॉगरिथम ln है और उसका एंटी लॉग जिसको e पावर x कहते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन कैलकुलेटर में होते हैं, एक्सेल में भी मौजूद हैं, और इसके अलावा भी कितने सारे फंक्शन मौजूद हैं, ठीक है ना जी। तो इसी तरह आपके कैलकुलेटर में है NCR, NPR जिसको कम्बिनेशन परमुटेशन हम कहते हैं। तो ये सारे फंक्शन ये ज़ाहिर एक्सेल में भी हो सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो हाइपरबॉलिक साइन, हाइपरबॉलिक कोसाइन वगैरह ये भी हो सकते हैं। तो अहमियत इस बात की है कि हम एक्सेल के ये बात तो हमने देख ली कि एक्सेल में हम खुद फार्मूला कैसे बनाते हैं, लेकिन ये भी है कि एक्सेल में जो बिल्ट इन फार्मूले हैं वो हम किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता एक बात ज़रा ज़रूरी है, कैलकुलेटर जब साइन कोसाइन टेंजेंट वगैरह कैलकुलेट करता है तो उसके लिए जो एंगल वो लेता है वो एंगल जो है वो डिग्रीज़ के फॉर्म में होती है, ठीक है, वो एंगल डिग्रीज़ के फॉर्म में होता है। एक्सेल जो हमसे एक्सेल में जो जब हम साइन कोसाइन टेंजेंट वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो एंगल हमें रेडियन के फॉर्म में देना पड़ता है। ये एक और पैमाइश है एंगल की, तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, कि रेडियन में डिग्रीज़ को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सेल ये दोनों कर सकता है। बाकी ये काम जो ट्रायंगल के एरिया वगैरह है ये तो पिछली दफ़ा हमने कवर कर लिया था। तो आज हम ज़्यादा काम बात जो करेंगे वो बिल्ट इन फंक्शंस पे करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये वो स्लाइड्स है, इस प्रेजेंटेशन का वो हिस्सा है जो पिछली दफ़ा मैंने कवर कर दिया था। इसमें कुछ एक्सेल के इब्तदाई बिल्ट इन फंक्शन तो कम, लेकिन ज़्यादातर जो है
एक्सेल के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हमने यहाँ पर कवर कर दिया था। और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चीज़ें हमने कवर कर ली थी। और इसी तरह ऑपरेटर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट और बार्ड मास रूल और इस तरह की चीज़ें, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सेल रेफरेंस वगैरह, कॉपी पेस्टिंग फार्मूला, ये चीज़ें ये हमने कवर कर ली थी। आज हमारा काम जो है वो इस एरिया में है और वो है बिल्ट इन फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये ऐसे फंक्शंस हैं कि जिसमें आपको पहले तो मैं इसे इतना बताता जाऊँ, फंक्शन बेसिकली किसी भी ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो इनपुट लेता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दे देता है। फिर सुने, फंक्शन ऐसे किसी भी प्रोसेस को कहते हैं जो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है ना। और ये बिल्ट इन फंक्शन वो है कि जिसका प्रोसेसिंग कैसे करनी है ये कंप्यूटर को किसी और ने ऑलरेडी समझा दी है, हमने सिर्फ इनपुट देना है और वो हमें आउटपुट दे देगा। दरमियान का काम यह हमारा मसला नहीं है। बाकी फंक्शंस हमें मैथमेटिक्स में और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ शक्लों में मिलते हैं। बिलफर्ज यह हो सकता है कि फ़ंक्शन आपको एक ग्राफ की शक्ल में मिल जाए, यह हो सकता है कि फ़ंक्शन आपको इस तरह की इक्वेशन जैसे f(x = x⁻³ - 3x + 2) इस तरह की इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाए। यह हो सकता है कि आपको बताया जाए कि जी एक इनपुट्स का सेट है, एक आउटपुट का सेट है और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो तीरों वीरों की मदद से आपको उनका रिलेशनशिप बता दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर भी ये एक फ़ंक्शन है। जितना फंक्शन पर बस सिर्फ एक बात ज़रूरी है और वो ये कि आप इनपुट सेट से एक एलिमेंट रवाना कर लें और यहाँ पर आके वो दो एलिमेंट पे मैप हो जाए, ये चीज़ अलाउड नहीं है। एक इनपुट पे दो मुख्तलिफ आउटपुट नहीं आने चाहिए। देखिए, मैं तो गौर से बताएं, सुने मैं क्या कह रहा हूँ। एक इनपुट पे दो आउटपुट, दो मुख्तलिफ आउटपुट नहीं आने चाहिए। हाँ, दो इनपुट पे एक आउटपुट आ जाए खैर है। जैसे देखें, -4 पे भी 16 आ रहा है और 4 पे भी 16 आ रहा है, इसकी खैर है। -2 पे भी 4 आ रहा है और 2 पे भी 4 आ रहा है, इसकी खैर है। लेकिन एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आने चाहिए, ये बहरहाल फंक्शन की एक रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह के बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे हैं एक्सेल में और हम इंशाल्लाह इसमें इस पर डिस्कशन करेंगे प्रेजेंटेशन के इस हिस्से में। और दिस इज़ एक्चुअली पार्ट 2। चले जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो बिल्ट इन फार्मूले हैं उसमें कुछ तो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो मैथ्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कुछ बिल्ट इन लॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, लॉजिक में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह लुकअप इन रेफरेंस के फंक्शन हैं, ठीक है। लॉजिकल फंक्शन ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और इन चीज़ों में, एक्सेल में भी इस वजह से इस्तेमाल होते हैं कि कंप्यूटर है। इस तरह लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन है। ये इसमें आपका वो मशहूर फंक्शन जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट हो तो उसको नेट पे या किसी और जगह पर आप उसको लिंक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं जो स्टैटिस्टिक्स वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट पे मुख्तलिफ़ किस्म ऑपरेशन के लिए हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है और हम उसको भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। और डेट और टाइम के हवाले से भी कुछ फंक्शन है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये सारा हमारा काम है इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन की हद तक। इसके बाद अगर आपको ये लगेगा कि ये एक स्लाइड है लेकिन इस एक स्लाइड में बहुत ज़्यादा काम है, इस एक स्लाइड में बहुत ज़्यादा काम है, चलें। लेकिन ये काम सारा इस स्लाइड पर नहीं है, ये एक्सेल में है, तो हम एक्सेल में मूव करके वहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ एक्सेल में आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन बताएंगे और अगर आप एक्सेल में जाके देखेंगे तो एक्सेल में सिर्फ ये मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में मैथमेटिकल फंक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारे अहम फंक्शन उठाकर यहाँ रख दिए, बस मैंने कुछ फंक्शन उठाकर यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। मुमकिन है कई एक अहम फंक्शन मुझसे रह गए हों,
मकसद इसका नहीं है, मकसद ये है कि आप इतना फंक्शंस को समझ लें कि फिर आप जाकर ख़ुद काम कर सकें। ठीक है, एक एनवायरनमेंट में एक फ़ंक्शन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और दूसरे एनवायरनमेंट में दूसरे फ़ंक्शन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लिहाजा ये कोई ऐसी बिल्कुल, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के एरिया में काम करते हैं तो साइन कोसाइन टेंजेंट वगैरह आपके लिए बड़े अहम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में और इसमें काम करते हैं तो शायद साइन कोसाइन इतने अहम न हो जाएं, लेकिन रैंडम वेरिएबल आपके लिए बड़े अहम हो जाते हैं। कम्बिनेशन परमुटेशन बहुत अहम हो जाता है, ये सम टोटल वाला फंक्शन बहुत अहम हो जाता है। ठीक है ना जी। इंजीनियरिंग साइड पे ये मैट्रिसेस के कैलकुलेशन बड़ी अहम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिस्टिक में इस्तेमाल नहीं होती, बहुत इस्तेमाल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में काम करते हैं। और मैथ्स तो ऐसी चीज़ें हो जो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है जो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, फिर कुछ लॉजिकल फंक्शन है। और ये बेसिकली लॉजिकल फंक्शन जो है ये हमने इधर एक फंक्शन बताया भी है, इफ़ फंक्शन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब आप कंडीशन लगाते हैं, अगर ये हो जाए तो ऐसा कर दो वरना ऐसे कर दो, इफ़। ठीक है ना। तो इफ़ फंक्शन लॉजिकल फंक्शन में भी ये इस्तेमाल होते हैं। लुकअप एंड रेफरेंस एक बड़े काम का एरिया है। और ये मैं अगेन बता रहा हूँ कि इनमें से हर एरिया में इतने फंक्शन नहीं है, एक्चुअली फंक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़ाहिर है कुछ चंद एक बस बता रहा हूँ। मकसद यही है कि स्टूडेंट इन फंक्शंस के आदी हो जाएं। कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन उठा लिया, कुछ टेक्स्ट उठा लिया, कुछ डेट एंड टाइम के उठा लिया, बस मेरा ख्याल में इतना काफ़ी है। आपको बात समझ आ जाएगी, बात आपको समझ आ जाएगी। फिर बाकी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को अगर शौक़ हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका बड़ा आसान सा तरीका है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, इसके हेल्प बड़ी आसानी से मिल जाती है। इंटरनेट पे भी और एक्सेल में भी काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है, तो लिहाजा वैसे परेशानी की बात नहीं है। चले हम शुरू करते हैं रेडियन और डिग्रीज से हवाले से। चले, अगर हमारे पास डेटा डिग्रीज़ में मौजूद है, डिग्रीज़ में मौजूद है और हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा डिग्रीज़ में मौजूद है और सब इल्फर्द हमारे पास डेटा 30 है, 45 है, 60 है, ये कोई एंगल होते हैं हमारे पास। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मालूम एंगल है, अक्सर स्टूडेंट इससे आदि होंगे इंशाल्लाह। अब इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लिखेंगे इक्वल टू आर ए और डी लिख लें, बस ये बल्कि आ ही गया है, ये रेडियंस। ठीक है, और किसका रेडियन जी, 30 का रेडियन, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मुझे रेडियन चाहिए। और ये 30 डिग्रीज़ का रेडियन जो है 0.523599 है, इतने रेडियंस के ये बराबर होता है 30। और जिस तरह एक्सेल का स्टाइल है, चूँकि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट फार्मूला तो नहीं है, रिलेटिव है, तो आप जस्ट बस इस तरह ड्रैग कर लें तो आपको ये बाकी भी एंगल्स का जो है ना रेडियन मेजरमेंट मालूम हो जाती है। अच्छा जी, ये तो हो गया कि डिग्रीज़ को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब रेडियन को वापस डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज़ में, तो इसके लिए आप लिखते हैं इक्वल टू डिग्रीज़, ये डिग्रीज़ फंक्शन है, और उसको रेडियन बता दें, वो वापस उसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर देगा ऐसे। तो ये सिंपल सी बात है कि किस तरीके से आप डिग्रीज़ को रेडियन में और रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक अहम कैलकुलेशन आपको बता दूं कि अगर आपके पास 1 रेडियन हो तो ये कितनी डिग्रीज़ के बराबर होता है, ये ज़रा अहम बात है। ये बराबर होता है 57.29578 डिग्रीज़ के। तो 1 रेडियन तकरीबन इतने जो है ना डिग्रीज़ के बराबर होता है। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन कोसाइन टेंजेंट वगैरह ये जो फंक्शन है, इनमें रूटीन में जब आप कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं तो आप डिग्री मेजरमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप एक्सेल की बात करते हैं, तो साइन कोसाइन टेंजेंट के साथ हमें रेडियन मेजरमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि साइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइन फंक्शन। ठीक है, ज़ाहिर है कि मैं ये डिग्रीज़ मेजर इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ये रेडियंस इस्तेमाल करूँगा। इक्वल टू SIN लिख लें, SIN और ब्रैकेट लगा लें,
और ये रेडियन मेजर बता दें। बाकी ये 30 डिग्री का साइन आपके लिए कैलकुलेट करें। ये देखिए 30 का साइन, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे करें तो ये 45 का साइन कितने के बराबर होता है, और ये 60 डिग्री का साइन किसके बराबर होता है। ये तो बहरहाल साइन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। और साइन फंक्शन और इसी साइन का एक इन्वर्स फंक्शन होता है, साइन इन्वर्स, जिसको आर्क साइन कहते हैं। आर्क साइन, आर्क साइन। तो ये तो खैर सिर्फ एक सिंबल है, आपको पता है। फंक्शन मैं यहाँ दूंगा जब इक्वल टू लिखूँगा पहले। और आर्क साइन, ये देखिए आर्क SIN, ये इसको बस अब आप बता दें, जो साइन का आउटपुट आया है वो आर्क साइन को दे दें और ये आपको डिग्री वापस कर देगा। डिग्री नहीं, बेसिकली रेडियन वापस कर देगा। ये देखें 0.5 का ये कितना आ गया, 0.523599, एग्जैक्टली एक वही चीज़ वापस आ गई है, ठीक है। और आप इसको चाहें तो जिस तरह इसको हमने इधर डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया है, ऐसे इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लें। तो ये साइन और साइन इनवर्स ये दोनों कैलकुलेट हो गया। इसी तरह अगर आप चाहें तो कॉस कैलकुलेट कर ले, कोसाइन, कोसाइन फंक्शन, और आप लिखेंगे कॉस, ठीक है ना, कॉस और ये डिग्री रेडियन मेजर, ये रेडियन मेजर। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं। बहरहाल ये कोसाइन की वैल्यू हो गई, और आप इसको इस तरह कॉपी कर लें तो ये आपके पास तो ये आपके पास जो है ना कोसाइन की वैल्यू हो गई। आप चाहे तो आर्क कोसाइन मालूम करना चाहें, यानी जो कोसाइन इनवर्स मालूम करना चाहें, आर्क कोसाइन मालूम करना चाहें तो इक्वल टू A और C आर्क कॉस ये आ गया। और यही कोसाइन इसको दे दें जो कोसाइन का आंसर है, और ये देखें यह रिवर्स प्रोसेस में फिर वही चीज़ वापस आ गई है। इसी तरह आप टेंजेंट इन्वर्स कर सकते हैं। तकरीबन बहुत ही आसान काम है। तो मैं जस्ट बताना चाहता था कि आप इसके साथ ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अच्छा, एक तो है साइन कोसाइन टेंजेंट, ठीक है। एक और है साइन हाइपरबॉलिक, कोसाइन हाइपरबॉलिक। जिन लोगों को पता है वो ये बेसिकली साइन कोसाइन बेसिकली ये सर्कल पर पॉइंट्स होते हैं। सर्कल के पॉइंट्स के जो एक्स कंपोनेंट होता है वो कॉस हो जाता है, जो वाई कंपोनेंट होता है वो साइन हो जाता है यूनिट सर्कल पे, ठीक है ना। इधर इसी तरह ये जो हाइपरबॉलिक फंक्शन है तो ये सर्कल नहीं हाइपरबोला पे पॉइंट होते हैं। ये एक और शेप है मशहूर। तो वो चले हम इसको लिख लेते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि साइन हाइपरबॉलिक, साइन हाइपरबॉलिक, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इक्वल टू और SIN के साथ ये H वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये रिटर्न द हाइपरबॉलिक साइन ऑफ अ नंबर, इस पे डबल क्लिक कर लें, ये आ जाए। और फिर उसको आप रेडियन बता दें कि मुझे इतने रेडियंस का ये चीज़ है, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर आप मतलब एक 45 का और 60 डिग्री का आप हाइपरबॉलिक साइन, इसी तरह हाइपरबॉलिक कोसाइन, हाइपरबॉलिक टेंजेंट वगैरह ये सब आप मालूम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ समझ आ रही होगी कि एक्सेल में ये काम किस तरह करते हैं। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अब बस मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ ताकि बोर्ड ज़रा साफ़ हो जाए। दूसरे हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरे हमारे पास हैं लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपके पास x की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे x की वैल्यू है हमारे पास 1, हमारे पास है 5, जैसे हमारे पास है 10, हमारे पास 20, 30, 100, 1000,
ये एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, आप इसका लॉगरिथम मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया आपको इसमें कैलकुलेटर वाले इसमें कि हमारे पास लॉगरिथम दो होते हैं, एक ये वाला लॉग होता है और एक ये वाला जिसको आई एन बेसिकली नहीं है, ये एल एन है, नेचुरल लॉगरिथम। ये नेचुरल लॉगरिथम है और ये कॉमन लॉगरिथम। फ़र्क ये है कि कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है और इसका बेस एक नंबर होता है जिसको हम ई कहते हैं, ई एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है जो एक्सेल में इस्तेमाल होता है। एक्सेल में एक कांस्टेंट है जो इस्तेमाल होता है। चलिए पहले इन कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, इसकी तरफ मैं अभी आता हूँ। एक्सेल में कुछ कांस्टेंट्स हैं, एक तो है पाई, आप इक्वल टू पी आई लिख लें, ठीक है ना, और एंटर प्रेस कर दें। सॉरी, ये एक ज़रा थोड़ी सी गलती हो गई, पाई के साथ आपने ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज भी करनी है। यानी ये एक फंक्शन है जो कोई इनपुट आपसे नहीं लेता, बगैर इनपुट लिए काम करता है। ये आपके पास ये एक्सेल का मालूम कांस्टेंट है, बल्कि तमाम मैथमेटिक्स का मालूम कांस्टेंट है। आपके पास अगर आप कैलकुलेटर में करें तो शिफ्ट के साथ ये की प्रेस करें तो ये पाई आ जाएगा, यहाँ पर पाई मौजूद है। तो ये वैल्यू आ रही 3.141593। बाज़ स्टूडेंट इसको अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लिखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है। इसी तरह वो जो ये तो पाई की वैल्यू हो गई, ये तो पाई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू हो गई। इसी तरह नेचुरल लॉगरिथम का बेस जो है, नेचुरल लॉगरिथम का बेस जिसको हम ई कहते हैं, इसको आप लिखें एक्स पी लिख कर और ब्रैकेट पे 1 लिखें। एक्चुअली ई रेस्ट टू पावर 1 मैं मालूम कर रहा हूँ, और ई रेस्ट टू पावर 1 ज़ाहिर है ई के बराबर होगा। ये उसकी वैल्यू है 2.718281828 वगैरह। तो ये आपके पास ई की वैल्यू है दिस नेचुरल लॉगरिथम का बेस, और बाकी कॉमन लॉगरिथम का बेस तो 10 होता है। तो ये कुछ कांस्टेंट भी है जो एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल अभी हम लॉगरिथम की बात करते हैं, ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने इशारा लिख लिया अपने लिए, लॉगरिथम फार्मूला तो मैं यहाँ दूंगा, इक्वल टू और लॉग लिखेंगे, लॉग। अच्छा, लॉग के लिए एक्सेल में कई एक फंक्शन है, मैं बेसिकली लॉग टू द बेस 10, लॉग 10 लिखेंगे तो ये डायरेक्ट लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा। चले मैं इसको क्लिक करता हूँ। लॉग टू द बेस 10 जो वही कॉमन लॉगरिथम है जो हम इस्तेमाल करते थे स्कूलों में, और इस नंबर का 1 का आप इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट 0। 1 का लॉगरिथम, जो भी लॉगरिथम मालूम करेंगे हमेशा 0 होगा। लॉग टू द बेस 10 की खूबी यह है कि 10 पर यह 1 हो जाता है, 100 पे यह 2 हो जाता है, 100 पे और 1000 पे यह 3 हो जाता है, क्योंकि यह 10 की पावर्स पे जाता है, ठीक है। 10 पावर 0 ये 1 क्या है, 10 पावर 0, और 10 पावर 0 का लॉगरिथम क्या आता है, 0। 10 पावर 1 जिसको 10 ही कहते हैं उसके लॉगरिथम क्या होता है, 1। 10 पावर 2 जो 100 होता है उसका लॉगरिथम होता है 2। 10 पावर 3 का लॉगरिथम 3 होता है। 10 पावर 3 यानी 1000 का लॉगरिथम 3 होता है। बाकी जैसे 10 और 100 के दरमियान 10 का लॉगरिथम 1 है और 100 का 2 है। 10 और 100 के दरमियान जितने नंबर होंगे उनका लॉगरिथम 1 और 2 के दरमियान होगा। यह है लॉगरिथम। इस लॉगरिथम का होता है एंटी लॉग, और याद रखेंगे अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉमन लॉगरिथम की। एंटी लॉग, एंटी लॉग अगर आप कैलकुलेटर में भी देखें, अगर आप 10 लॉग के ऊपर देखें तो 10 पावर x लिखा हुआ है, ये एंटी लॉग है। 10 पावर x ये एंटी लॉग है। यानी हम क्या करेंगे कि जो लॉगरिथम का आंसर आया है इसको हम करेंगे इक्वल टू 10 और पावर और ये नंबर, ये देखिए वही 1 वापस आ गया। एंटी लॉग क्या करता है, लॉग को वापस चले जाता है। और बेसिकली ये फंक्शंस करते क्या हैं, ये आपको लॉगरिथम से समझ आ जाएगी, इससे आपको फंक्शन और उसका इन्वर्स समझ आ जाएगा।
लॉगरिथम ये करता है कि कोई इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देते हैं। जैसे उसने 10 लिया, हमने उसको 10 दिया, उसने प्रोसेस करके हमें 1 रिटर्न कर दिया। एंटी लॉग क्या करता है, 1 लेता है, प्रोसेस करके ओरिजिनल इनपुट हमें वापस कर देता, यानी वो ये इधर जाता है, वो इधर आता है, एंटी लॉग वापस आता, एंटी लॉग वापस आता। तो आप और करें ना, 1 पर लॉगरिथम पर आया 0, तो इस पर एंटी लॉग वापस 1 आ गया। 5 पर लॉगरिथम आया 0.69897, इसी पर एंटी लॉग आया वापस 5। तो मतलब यही तरीका कार चल रहा है। अच्छा, ये जो बात हो रही है ये मैंने बात कर दी है आपको कॉमन लॉगरिथम की। अब ज़रा मैं इसको कॉपी करके इधर रख लेता हूँ दूसरे के लिए। सपोज़ आप, ये तो कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही थी, अगर आप कॉमन लॉगरिथम के बजाय नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कॉमन लॉगरिथम के बजाय नेचुरल, तो फिर आपको बेस में ये नंबर इस्तेमाल करना है, एक्सपोनेंशियल 1, ये बेस में इस्तेमाल करना है। चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ नेचुरल लॉगरिथम, जिसको ln कहते हैं कैलकुलेटर में आप। तो दिस इक्वल टू log, लॉग आपने लिखा ये वाला लॉग। अच्छा, इस नंबर का मैंने लॉग, वो कह रहे कि बेस भी बताओगे मुझे। चले, ये लॉग हो गया, इस नंबर का लॉग, और बेस के लिए मैं एक तो मैं ये जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन एक आसान काम ये है कि एक्सेल से कहो ना कि भाई खुद ही मालूम करो ये बेस एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है ना। तो वो ई उधर मैंने खुद ही डाल लिया। चले जी, वो बस नेचुरल लॉगरिथम, उसका बेस खुद ब खुद हो गया। ये देखें, एक तो L3, तो I3 तो बेसिकली वो नंबर है कि जहाँ इसका इनपुट पड़ा है, और एक्सपोनेंशियल 1 जो है ये उसका बेस है, और वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल 1 2.71828 वगैरह, ये वही चीज़ है। अब इस पर डबल क्लिक कर लें और ये आपके पास इसके लॉगरिथम्स हो गए, ठीक है। ये नेचुरल लॉगरिथम है। और इसके बाद इसका जो अगेन रिवर्स प्रोसेस करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस यानी एंटी लॉग करेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग जो इसका करेंगे, इसका जो एंटी लॉग है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चले, इसकी हेडिंग भी मैं इस तरह ही दे देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये वाला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज इक्वल टू EXP ब्रैकेट ये नंबर, ये वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये आप देख सकते हैं कि वही सब कुछ आपके पास वापस आ गया, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम की बातें हो गई। कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, उनके एंटी लॉग वगैरह, इनकी बातें डिस्कस हो गई। आगे जी आगे बढ़ते हैं। ये लॉगरिथम को बस अब डिलीट कर लेते हैं। आगे जाते हैं, हमारे पास कुछ और फंक्शन है, रेंड है और रेंड बिटवीन है, ठीक है। रेंड क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। चले, ऊपर में RAND लिख लेता हूँ, ज़रा याद रहेगा। नीचे हम लिखते हैं रेंड, RAND, और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ये कोई इनपुट नहीं लेता, लेकिन ब्रैकेटें लगानी पड़ती हैं, ये जिस तरह पाई के साथ लगानी पड़ती थी। ये 0 और 1 के दरमियान ये नंबर रैंडमली जनरेट करता है। देखिए, मैं अगर इसको कॉपी करूँ तो क्या होता है, हर दफ़ा मुख्तलिफ नंबर जनरेट होता है। बल्कि सिर्फ ये नहीं, आप इधर बाहर कहीं रख कर, इसके इस लिस्ट से बाहर रख कर कहीं पर भी डिलीट प्रेस कर दें और देखें क्या होता है। क्योंकि हर दफ़ा रैंडम नंबर जब ये कैलकुलेशन होती है तो वो दोबारा रैंडम नंबर जनरेट करता है। वो रैंडम होती है, बेतरतीब भी होती है। ये रैंडम नंबर जो है सिमुलेशन में, कंप्यूटर सिमुलेशन में बहुत काम आते हैं, और गेम ऑफ चांस में बहुत काम आते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है, और वो है रेंड बिटवीन। जब आपको किसी रेंज में एक लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक आपको रैंडम नंबर जनरेट करना पड़े। बिलफर्ज आप कहते हैं कि जी 1 से लेके 200 तक मुझे रैंडम नंबर चाहिए, कोई लॉटरी वगैरह करनी है, कुछ और करनी है, ठीक है ना। तो
इक्वल टू और रेंज बिटवीन, रेंज ये आ गया, रेंज बिटवीन कहाँ से चाहिए जी, 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, 200 तक। ठीक है, ये उसने ये एक उसने नंबर जनरेट कर लिया। अच्छा, साथ साथ इधर देखें, इनको भी वो बार बार कैलकुलेट करते होते, ये हमेशा होता। आप ज़रा ये देखें ना, रैंडम नंबर बिटवीन, इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन 1 2। और अब आपको ये समझ आ रही होगी कि आप लोगों के लिए जो है पेपर के लिए डेटा जनरेट करना मेरे लिए कितना आसान काम है, मैं कितनी आसानी से वो डेटा जनरेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे कहा जाए कि जी 200 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के अलग डेटा जनरेट करना, तो कितना मुश्किल काम है। ये डेटा आ गया है, इधर रख के कहीं बाहर रख के डिलीट प्रेस करें, ये नया डेटा हो जाएगा, ये नया डेटा, ये नया डेटा, नया डेटा, नया डेटा, थोड़ा तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। बड़ी आसानी से आप जो है ना बार बार डेटा जनरेट कर सकते हैं, नया डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो रेंज बिटवीन जो है आपको एक रेंज में नंबर जनरेट करके दे देता है। रेंज बिटवीन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक मुझे। अच्छा, राउंड क्या करता है, बिलफर्ज आपके पास ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, इनको हम राउंड कर लेते हैं, ROUND, राउंड। और इस नंबर को राउंड कर दो, और वो कह रहे हैं नंबर तो बता दिया हो, लेकिन साथ ही क्या नंबर ऑफ़ डिजिट्स, बिलफर्ज मैं कह देता हूँ कि 3 डिजिट तक इसको राउंड कर दो। और अब ये आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये 0.520 था, तो उसने वो इसीलिए 0.52 लिखा, वरना वो जनरली 3 डिजिट ही लिखेगा। ठीक है ना, तो राउंडिंग इस तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन राउंडिंग में एक बात याद रखें कि ओरिजिनल नंबर ये पूरा मेमोरी में मौजूद होता है। ये जो नंबर है, ये राउंड होने के बावजूद 0.364 के बजाय आपको 0.365 नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल मेमोरी में ये उसी तरह 0.364 यानी ये नंबर अपनी मेमोरी में उस तरह ही है, ये राउंड होके इतना ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका ये पॉइंट के ख़ास जगह के बाद ये हिस्सा ये राउंड में मतलब ये है कि वो इस तरह करता है कि 0.364 है ना, लेकिन उसके बाद 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो वो उसको ख़त्म करके इसको 5 कर देता है, 4 को 5 कर देता है। 0.4114 है तो 0.411 कर देता है, क्योंकि 4 5 से कम है। इसी तरीके से ये चलता रहता है। अब ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट क्या करता है ये ज़रा देखें। इक्वल टू TRU, ये ट्रंकेट, ये फंक्शन ट्रंकेट क्या करता है, इसको के साथ क्या करता है। और सॉरी, ट्रंकेट कितने डेसिमल तक, हम कहते हैं कि 3 तक चले। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ट्रंकेट क्या करेगा। और ट्रंकेट क्या करेगा, ये देखिए 0.123 है ना, इसके बाद 546 है, लेकिन ये 3 डिजिट के बाद बाकी सबको उड़ा देगा, इसको राउंड नहीं करेगा। ज़रा इधर देखें, 0.3856 है, 5 से ज़्यादा है वो, लेकिन फिर भी वो उसका आगे ख़त्म करेगा, वो सिर्फ डिलीट करेगा। देखें कोई और एग्ज़ाम्पल अगर अच्छी मिल जाए। बहरहाल आप इसमें से जिसको भी देखेंगे, ये देखें, ये देखें, अब देखें 0.2306 है, तो 0.231 करना चाहिए, लेकिन 1 उसको राउंड करेगा। ट्रंकेट उसको बस 0.230 के बाद बाकी सारा हिस्सा उड़ाएगा, वो सिर्फ उड़ाएगा उसको। तो इस तरीके कार पे ये काम करता है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास सम का फंक्शन है, आपने किसी चीज़ का टोटल करना है। बिलफर्ज अगर आपने इस कॉलम का टोटल करना है, तो इसके नीचे रख कर यहाँ पर ये प्रेस कर लें और एंटर कर लें, इनका टोटल आ जाए। ठीक है ना। और तरीका भी हो सकता है, इसका तरीका ये भी हो सकता है, अगर आपने इन तमाम को टोटल करना है
तो आप कहीं पर यहाँ पर रो टोटल रखना है तो इक्वल टू सम लिख लें, ब्रैकेट ओपन कर दें और ये देखें इधर जाने के बाद उसको पूरा रेंज डिफाइन कर दें ऐसे एरो कीज से और शिफ्ट और एरो कीज की मदद से, और फिर बाद में इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर, ये इन सब का टोटल हो गया। और चूंकि ये रैंडम नंबर हैं तो अगर आप हर दफ़ा इसको चेंज करेंगे तो ये टोटल भी बार बार चेंज होगा। ये देखें ये टोटल भी बार बार चेंज होगा क्योंकि वो रैंडम नंबर्स हैं। इसी तरह अगर आप चाहें कि इनको काउंट कर लें तो इक्वल टू काउंट और अब आप इसको बता दें कि किन को काउंट करना है। ये देखें शिफ्ट और ये तो ये 104 ऑब्जर्वेशन है, ये 104 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको काउंट भी कर सकते हैं, इनका टोटल भी कर सकते हैं। और जब आपको टोटल और काउंट मालूम हो गया तो आप इनका एवरेज भी मालूम कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। बहरहाल इसके और भी रास्ते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ये चीज़ आप आ गई। अलबत्ता एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, मैंने वो कल आपको बताया था कि हम मुख्तलिफ़ जगहों के नाम रख सकते हैं, या कुछ नाम मेरे पास अभी भी हैं, डिमांड, होल्डिंग कास्ट, ऑर्डर कास्ट वगैरह कुछ नाम मेरे पास जो मैंने इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की खातिर रखे। आप ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे रेंज का कोई नाम रख लें। जैसे इसका नाम हमने रख लिया डेटा, इसका नाम हमने रख लिया डेटा। तो अब आप ये भी कर सकते हैं इक्वल टू सम ऑफ डेटा, बस सिर्फ डेटा लिख लें वो समझ जाएगा कि कौन सा है इसका। ठीक है, इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट में लिख लें डेटा, बस वो समझ जाता है कि किसका टोटल करना है किसका। तो ये एक बहुत आसान काम है। इस तरीके से अगर पूरे रेंज का आप नाम, और आप चाहें तो उधर जल्दी जा भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, डेटा कौन सी जगह को डिफाइन कर रहा है, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये सम और काउंट की बात हो गई। थोड़ा सा मसला, अब मैं इसको ज़रा डिलीट करके, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमने मुख्तलिफ नाम डिफ़ाइन किए हैं, डेटा, डिमांड, होल्डिंग कास्ट, चूँकि अब ये बेकार हो गए हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम फार्मूला में जाके, नेम मैनेजर में जाके, ये जो हमने नाम डिफ़ाइन किए हैं ना, हम इनको डिलीट कर सकते हैं। ओके, डिलीट देम। ठीक है, अगर हम चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कम्बिनेशन परमुटेशन की बात, ठीक है। कम्बिनेशन, अगर आपको सपोज़ आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स सपोज़ आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास 10, और टू बी सेलेक्टेड उससे सेलेक्ट कितने करने हैं। सपोज़ आपने सेलेक्ट करने हैं 4 सेलेक्ट करने हैं, 10 ऑब्जेक्ट से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब इसके कई रूल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक रूल बता दूं जिसके तहत कम्बिनेशन और परमुटेशन अहम हो जाती है। पहली बात तो ये कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 सेलेक्ट करने हैं। ये सिलेक्शन जो है, पहली बात तो ये कि ये सिलेक्शन हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब है आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको उसी सैंपल में दोबारा सेलेक्ट नहीं करते हैं, एक बात। अब अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन जो है परमुटेशन को हो जाएगा, और अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट का क्या मतलब है, बिलफर्ज आपके पास 10 लोग हैं और उसमें से 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं। 10 लोग हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन जो 4 सेलेक्ट करने हैं उसमें पहला जो है वो एक्चुअली एक कमेटी बनेगी, वो उसका प्रेसिडेंट होगा।
दूसरा सेक्रेटरी होगा, तीसरा ट्रेजरर होगा, और चौथा जो है बिलफर्ज वो उसका जस्ट एक मेंबर होगा। तो फिर तो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले आया तो वो तो प्रेसिडेंट हो गया। यानी फिर अगर आपके पास ये कमेटी एक आ गई ABCD, ए प्रेसिडेंट, बी जो है ना सेक्रेटरी, सी ट्रेजरर और डी जो है मेंबर। लेकिन अगर ये सिर्फ इस तरह हो गया BACD, तो फिर बी प्रेसिडेंट और ए सेक्रेटरी और सी ट्रेजरर, और सी और डी में मसला नहीं हुआ। लेकिन बी और ए और बी को आगे पीछे कर देने से तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फिर तो प्रेसिडेंट एक कभी पहले में ए प्रेसिडेंट है, दूसरे में बी प्रेसिडेंट है, फिर तो फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसे फ़र्क पड़ता है सिलेक्शन से तो फिर तो परमुटेशन का क्वेश्चन है। और अगर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कहते हैं कि जी 10 लोग हैं, हमने एक कमेटी बनानी है, 4 हैं और चारों मेंबर हैं, दे आर जस्ट मेंबर, ठीक है, बाकी उनमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि भाई कौन सा ज़्यादा है, हमें कौन सा कम है, बस 4 बंदों की एक कमेटी बनानी। तो फिर ये क्वेश्चन कम्बिनेशन का है। बहरहाल तो ये थोड़ा बता देने के बाद अब मैं आपको कम्बिनेशन कैसे मालूम करते हैं और परमुटेशन कैसे मालूम करते हैं। परमुटेशन गिनते किस तरह हैं और कम्बिनेशन, असल बात इस तरह है कि कम्बिनेशंस, टोटल कम्बिनेशंस गिनते किस तरह हैं, टोटल परमुटेशन गिनते किस तरह हैं, मैं मालूम करने की बात नहीं कर रहा। इक्वल टू कम्बिन और आप ये देखें, ये नंबर और उससे कितने चूज़ करने इतने। अगर 10 से 4 सेलेक्ट करने हो तो कम्बिनेशन बनती है 210 ऑप्शन है आपके पास। यकीन करेगा 10 ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें 4 सेलेक्ट करें तो आपके पास 210 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आपके पास 210 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ठीक है। ये 210 ऑप्शन का मतलब समझें, पहला आपने कर दिया ABCD, अगले में कर दिया ABC और E, अगले में कर दिया ABC, क्योंकि ये J तक जा सकता है, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ABC E और F। और फिर जब इस तरह करते करते लिस्ट करते जाएं तो ये जो लिस्ट है ना, ये कितने अब ये टोटल कितने होंगे, ये 1 2 3 थे, ये टोटल जो जाएंगे ये 210 तक जाएंगे। ये 210 सैम्पल्स ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसे 4 सेलेक्ट करने हैं और ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप 210 कम्बिनेशंस कर सकते हैं। और जहाँ तक परमुटेशन है तो इसका PE परमुटेशन ये परम्यूट ये है परमुटेशन। 10 से आपने कितने करने हैं सेलेक्ट, 4 सेलेक्ट करने हैं। और ये चूँकि इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होती है, ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये 5040 ऑप्शन हैं आपके पास। तो बहरहाल कम्बिनेशन परमुटेशन इसमें इस तरह की जाती है। अगर आपने कब प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं पढ़ी तो आपको परमुटेशन कम्बिनेशन समझने में मुमकिन है थोड़ी बहुत मसला हो सकता। एक अहम चीज़ हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या चीज़ है? फैक्टोरियल क्या चीज़ है? फैक्टोरियल बिलफर्ज अगर मैं इस 10 का फैक्टोरियल मालूम करूं तो इस पहले तो मैं बता दूं कि मैं मालूम कैसे करता। FACT लिखता है, फैक्ट लिखना पड़ता और नंबर बता दें 10। ये इसने क्या कर दिया, बेसिकली 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 चलते चलते 1 तक सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से लेकर 1 तक तमाम नंबर मल्टीप्लाई किए इसके, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। आपको 10 का शायद ज़रा ये मुश्किल से वेरीफाई कर सके, लेकिन 4 का आप कर लेंगे। 4 का फैक्टोरियल 24 आता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 24 आता है, बेशक चेक कर लें। तो ये फैक्टोरियल है।
आपके कैलकुलेटर में ये जगह है कम्बिनेशन और परमुटेशन की, NCR कम्बिनेशन के लिए, NPR परमुटेशन के लिए, और ये x के साथ जो कोलन लिखा हुआ है ये फैक्टोरियल के लिए है। ये x के साथ कोलन जो लिखा हुआ है ये शिफ्ट के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि उसके कलर में लिखा हुआ है। तो ये कम्बिनेशन परमुटेशन की बात हो गई, साइन कोसाइन टेंजेंट की बात हो गई। अभी तक हमने कैलकुलेटर का कितना काम कर लिया ज़रा देखें तो। आपने साइन कोसाइन टेंजेंट, लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, कम्बिनेशन, परमुटेशन, ये चीज़ें, फैक्टोरियल वगैरह काफ़ी काम हमने कर लिया है, ठीक है ना। किसी डेटा का मैक्सिमम मिनिमम कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। डेटा का मैक्सिमम मिनिमम, चले इस तरह करते हैं कि रेंज बिटवीन करके कुछ डेटा जनरेट कर लेते हैं, इक्वल टू रेंज बिटवीन, और रेंज बिटवीन जो है चले वही 0, 200, 0 से लेके 200 तक हमें नंबर चाहिए। डेटा जनरेट कर लेते हैं, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम मालूम कर लेंगे। अब इसका नाम हम रख लेते हैं डेटा, ठीक है, इसका नाम हो गया डेटा। अब इस डेटा का हमें मैक्सिमम चाहिए, इसका मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम के लिए जस्ट हम लिखेंगे मैक्स, ये मैक्सिमम के लिए, और हम बता देंगे कि जी डेटा का चाहिए, और डेटा का मैक्सिमम 199, इस डेटा का मैक्सिमम ये 199 है में, और ये चूँकि डेटा रैंडम है तो अगर दोबारा ये चेंज होगा तो ये मैक्सिमम भी चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैक्सिमम है। इसका मिनिमम डेटा का जो है ना इक्वल टू मिनिमम और ब्रैकेट में डेटा लिखें। मिनिमम इसका 0 है। अगेन अगर आप बार बार डिलीट प्रेस करेंगे तो ये बदलते रहेंगे, डिपेंड करता है कि डेटा का उस वक्त कौन सा डेटा सेलेक्ट हुआ है, तो उसके मुताबिक मैक्सिमम मिनिमम वगैरह आता रहेगा, ठीक है। मैथ्स के कैलकुलेशन में हमारे पास एक अहम चीज़ होती है और वो है मैट्रिसेस, ठीक है ना। मैट्रिसेस हमारे पास बड़े अहम होते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। बिलफर्ज हमारे पास कुछ होते हैं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हमें करने पड़ते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना पड़ता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। इस तरह करते हैं कि कोई 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3x3, 3 रो 3 कॉलम, इस तरह 3 रो 3 कॉलम मैट्रिक्स। बिलफर्ज इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2 1 5 3 4 8 5 4 6। चले जी, ये एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ठीक है। ये 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाद में देख लेंगे, पहले इसका इन्वर्स और इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट सबसे आसान है, पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। इसको किसी कलर कर लेते हैं कि बस ज़रा ज़हन में रहे कि ये मैट्रिक्स है। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट, सॉरी एम, मैट्रिक्स वाले हमेशा एम से शुरू होते हैं, एम और डिटर्मिनेंट, ये आ गया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। और वो कह रहे हैं मुझे मैट्रिक्स बताओ, एरे या मैट्रिक्स, पूरा लिस्ट हो, पूरा ये हो, टेबल हो तो उसको ये एरे कहता है। वो बता दें और एंटर कर दें। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया -34, ये डिटर्मिनेंट आ गया -34, ठीक है। और डिटर्मिनेंट चूँकि 0 नहीं है तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स भी होगा, ठीक है। मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको पता है ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स भी 3x3 ही होगा, इसका इन्वर्स भी 3x3 होगा। तो इस तरह एक 3x3 एरिया पहले सेलेक्ट कर लें, याद रखें, मैं फिर बता रहा हूँ, पूरा 3x3 एरिया सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जिसमें इन्वर्स रखना है आपने। और उसके बाद उस सिलेक्शन को छेड़े बगैर आप लिखें इक्वल टू, उसी तरह लिखें इक्वल टू, और एम इन्वर्स, ये आ गया है एम इन्वर्स,
ठीक है ना। और वो कह रहे हैं मुझे बता दो कौन से डेटा का करना है, ये डेटा है जी, इस डेटा का करना है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज करके जल्दी में एंटर प्रेस नहीं करना ये पर, क्योंकि ये आपको यहाँ पर आप कर सकते थे डिटरमिनेंट में, यहाँ जल्दी में एंटर प्रेस मत करना। इससे जो आंसर आना था वो एक नंबर था, इससे जो आंसर आ रहा है वो पूरा एक लिस्ट है, पूरे एक टेबल है। इसके लिए एंटर प्रेस नहीं करना, शिफ्ट और कंट्रोल पकड़ लें और फिर एंटर प्रेस कर लें, शिफ्ट और कंट्रोल पकड़े रखें और एंटर प्रेस कर लें। ये इसका इन्वर्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया और ये उसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर हम इस मैट्रिक्स को अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ये आपको पता है, कोई बता सकता है? बेसिकली जब आप ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट शुड गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट शुड गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अगेन चले, यहाँ पर हमने रिज़ल्ट लिखना है तो यहाँ एरिया सेलेक्ट कर लिया और इक्वल टू कर लें और m से शुरू करें क्योंकि मैट्रिक्स ऑपरेशन है, मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई MU, बस आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पहला अरे कौन सा है, ये पहला मैट्रिक्स कौन सा है, ये कामा, दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा ये है, ये दोनों सेलेक्ट हो गए, क्लोज कर दें। अगेन चूँकि ये पूरा मैट्रिक्स जनरेट करेगा तो शिफ्ट कंट्रोल पकड़ के एंटर प्रेस करें। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये हो गया है कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0, ये ज़ीरो है, हाँ जी ये ज़ीरो है, ये है -1 × 10⁻16, यानी 0.00 15 ज़ीरोस के बाद कोई 1 है इसमें, ज़ाहिर है इट इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, ये राउंडिंग एरर है। ये मसला दूर किया जा सकता है, इसका तरीका ये है, ये देखें, ये नहीं इस तरह नहीं, एक मिनट, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, नंबर फॉर्मेटिंग, और ये 6 डेसिमल नहीं, हम इस तरह कर लेते, बस 4 डेसिमल बहुत है, 4 डेसिमल तक हमें बताते बस। और अब आपको ये जो है ना उस फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का इन्वर्स, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वगैरह सारा आपने देख लिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ और फंक्शन है और वो है लॉजिकल फंक्शन, लुकअप रेफरेंस फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन। सबसे पहले लॉजिकल फंक्शन की बात होती है। बिलफर्ज लॉजिकल फंक्शन में हमारे पास है इफ़ है, नॉट है, और है, एंड है, ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। ये किस तरह काम करते हैं? सपोज़ आपके पास कुछ वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल का नाम है x और एक वेरिएबल का नाम है y, ठीक है, और ये लॉजिकल वेरिएबल है। वो लॉजिकल वेरिएबल का मतलब ये है कि उनकी वैल्यू या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है ना। वैसे एक्सेल ये करता है कि ज़ीरो को वो फॉल्स कंसिडर करता है और ज़ीरो के अलावा किसी चीज़ को भी ये ट्रू कंसिडर करता है, ज़ीरो के अलावा ये किसी चीज़ को भी ये ट्रू कंसिडर करता है। पॉजिटिव नेगेटिव इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक चले मैं आपको चेक भी करवा लेता हूँ कि ये एक्सेल इस तरह करता है, ठीक है ना। इक्वल टू एफ ब्रैकेट, अगर ये हो तो वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। मैंने इसको कुछ वैल्यू नहीं बताई, बस सिर्फ काम ही कर दिए, ठीक है ना, और बंद कर दिया। सॉरी मैं नेट इस्तेमाल नहीं कर रहा। इक्वल टू
इफ दिस, ठीक है, अगर ये बात हो तो फिर आप इसको हमें क्या लिखें, आप लिखें ट्रू, टी और ये आ गया तो फिर आप इसको ट्रू करें, वरना आप फॉल्स करें, ठीक है, यही फॉल्स। तो ये देखें 1 को उसने ट्रू ही कंसिडर किया है, और ये देखें, ये मेरा ख्याल में अब आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। ये इफ़ की मदद से मैं जस्ट आपको बताना चाहता था, ये और ये बेसिकली एक ही चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अहम बात, एक्स एंड वाई क्या होता है, एक्स आर वाई क्या होता है। एक है एक्स और फिर है एंड वाई, ये क्या होता है। फिर आया एक्स और वाई क्या होता है। नॉट एक्स कैसे काम करता है, नॉट एक्स कैसे काम करता है, ठीक है, ये चीज़ें अभी आपको समझानी है। एक्स एंड वाई किस तरह काम करता है, ये एंड फंक्शन कैसे लगता है। इक्वल टू ए एंड डी पहले लिख लेते हैं और फिर ब्रैकेट में वह एक्स और वाई दे देते हैं। ये एक्स है और कामा वाई, ये वाई। अच्छा जी, और इसका क्या कहे, इक्वल टू और लिख लेते हैं और एक्स कामा वाई बता देते हैं, एक्स कामा वाई बता देते हैं। ये पहले दो कर लूँ, फिर और नॉट की तरफ भी आ जाता हूँ। अच्छा, जनरली रूल क्या है एंड का, एंड का रूल ये है कि दोनों इनपुट ट्रू हों तो ये ट्रू रहता है, वरना हमेशा फॉल्स होता है। मतलब इसको 2 इनपुट मिलते हैं, दोनों ट्रू हों तो ये ट्रू हो जाता है। मतलब अगर 10 इनपुट मिलते हैं तो 10 के 10 ट्रू हों तो ये ट्रू रहेगा, वरना एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। और का क्या है, अगर सारे इनपुट फॉल्स हों तो ये फॉल्स हो जाता है, वरना ये हमेशा ट्रू रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका रूल रहता है एंड और आर का। नॉट क्या करता है, नॉट 2 इनपुट नहीं लेता, नॉट एक्स है, मैंने वो नॉट वाई, नॉट एक्स एंड वाई नहीं लिखा। इक्वल टू नॉट और ब्रैकेट में आप एक्स लिख लें, ये एक्स की वैल्यू। नॉट चीज़ को उल्टा कर देता है, अगर ट्रू हो तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो तो ट्रू कर देता है। बेसिकली बस सिर्फ इतनी बात है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये ट्रू फॉल्स वगैरह ये इस तरीके से ऑपरेट करता है। अब इस पूरी कहानी का क्या ताल्लुक़ है, ये पहले भी हमने पिछले प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा बहुत ट्रू फॉल्स को किया था। इसका काम क्या है, इसका काम आपको यहाँ से समझ आएगा। जब मैंने आपको ट्राइंगल के तीनों साइड बताए थे और इस पे मैंने ये बात बताई थी कि हमें ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। इसमें वो आर इस्तेमाल हुआ था, किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। अगर ये बड़ा नहीं होगा तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये कंडीशन लगाई थी, इक्वल टू इफ़, अब ज़रा देखें इसमें वो आर इस्तेमाल होता है। इफ़ इनमें से दिस प्लस दिस, इफ़ दिस प्लस दिस इज़ लेस देन दिस, ये तो पहले वाला हो गया, पहला कॉम्बिनेशन। और इफ दिस प्लस, सॉरी और नहीं लगा है यार, गलती हो गई, एक मिनट। और ब्रैकेट, अब और में सारा कुछ लिखेंगे और यहाँ और में हमारे पास 3 कंडीशन आ रही हैं। दिस प्लस दिस इज़ लेस देन दिस, अगर ये हो जाए, या दिस प्लस ए प्लस सी इज़ लेस देन बी, ये हो जाए, कामा बी प्लस सी कम हो जाए ए से,
अगर इनमें से एक भी हो जाए, ठीक है ना, अगर इनमें से एक भी हो जाए तो वो लिखे ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ट्राई इज़ नॉट पॉसिबल, या लिख ले डेटा इज़ नॉट करेक्ट, जो भी है। अगर वो कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो फिर यानी ट्राइंगल बन सकता है, तो फिर लिखे बिलफर्ज यू आर गुड टू गो। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पर वो मुझे बता रहे यू आर गुड टू गो, ट्राइंगल बन सकता है, लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन दो साइड का सम इससे छोटा आ रहा है, यह ट्राइंगल नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये जो चेक्स है ना, अगर आप इसमें ये इफ़ को देखें तो इसमें और इस्तेमाल हुआ है 3 कंडीशन के साथ, ये एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, और इनका और इस्तेमाल हुआ है, इन सब का और इस्तेमाल हुआ। इस तरह कहीं पर और इस्तेमाल होता है, कहीं एंड इस्तेमाल होता है, ये लगा रहता है, ठीक है ना। बाकी और का रूल और एंड का रूल, नॉट का रूल वगैरह आपको समझ आ गया। सो ये इसमें मैंने आपको इफ़, एंड और नॉट वगैरह सारा कुछ ही समझा दिया। चलिए जी, इनको डेटा को भी डिलीट करते हैं, लॉजिकल फंक्शन कुछ ना कुछ हो गए हैं। फिर हमारे पास हैं कुछ लुकअप और रेफरेंस के मसाइल। बिलफर्ज मैंने कहीं पर भी लिख लिया, सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 2 5 4 मैंने लिख लिया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका इस जगह का रो नंबर क्या है, इसका कॉलम नंबर क्या है, कहीं और रखना चाहता हूँ। बिलफर्ज इक्वल टू रो और ब्रैकेट में कौन सी जगह का, इस जगह के रो नंबर कौन सा, वो कहते हैं रो नंबर 31 है। ज़रा गौर करें, इसके बिल्कुल सामने ये 31। अच्छा, इक्वल टू कॉलम नंबर, कॉलम, इसका कॉलम नंबर कौन सा है, इसी का, और ये नंबर बताएगा, ABC नहीं बताएगा। इसका कॉलम नंबर 6 है। आप देखें ना, F कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कॉलम नंबर 6 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास एक अहम फंक्शन है जिसको हम लुकअप फंक्शन कहते हैं, बड़ा अहम फंक्शन है लुकअप फंक्शन। ये क्या करता है लुकअप फंक्शन बेसिकली, चले मैं आपको इधर बता देता हूँ, ये जगह है, यहाँ पर आपने देखा है कि एक सेट पर वो कह रहे हैं कि अगर इस सेट में ये नंबर हो तो आउटपुट में ये दे दो, आउटपुट में ये दे दो, ठीक है ना। इस तरह के फंक्शन जो है लुकअप पर डिफ़ाइन किए जाते हैं। लुकअप की मदद से इस तरह के फंक्शन डिफ़ाइन किए जाते हैं। देखें मैं कैसे डिफ़ाइन करता हूँ, मैं इसको नहीं कर रहा, एक और कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि बच्चे लूडो खेल रहे हैं और उनके पास जो लूडो में आंसर आ रहा है तो जाहिर है कि वो या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और या 6 होगा, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा पिक्स बना लेते हैं। 1 के लिए हम ये एक छोटा सा ओ लिख लेते हैं, इसके लिए 2 दफ़ा ओ लिख लेते हैं, इसके लिए 3 दफ़ा लिख लेते हैं, इसके लिए 4 दफ़ा लिख लेते हैं, लिए 4 दफ़ा लिख लेते हैं। बस इसके मैं छोटे छोटे पिक्स बना, ये मुख्तलिफ पिक्चर भी हो सकते हैं, मुझे बात ही समझानी है क्या करना है। ये 5 हो गए और इस पर हम लिख लेते हैं 6 सर, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। हमने ये 2 सेट डिफ़ाइन कर लिए। ये इनपुट का सेट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे देखें इधर, ये इनपुट का सेट है, ये आउटपुट का सेट है। मैंने एक बिल्कुल अलग किस्म का सेट, ये इनपुट्स का सेट, इसका मैं इधर लिख लेता हूँ, इसका कोई नाम रख लेते हैं, इनपुट ही नाम रख लेते हैं और एंटर प्रेस कर लेते हैं। ये इनपुट का सेट है और ये आउटपुट का सेट है।
इनपुट और आउटपुट मैंने उसको डिफाइन कर दी। अब ज़रा ये कहीं और जाके देखते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं। इक्वल टू यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेंड बिटवीन रैंडम नंबर बिटवीन 1, 6, ताकि वो हमें रैंडम नंबर जनरेट करे 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना। और ये कर देने के बाद अब ज़रा देखें, अब मैं आपको लुकअप फंक्शन बता रहा हूँ। अब लुकअप फंक्शन में बता रहा हूँ, इक्वल टू लुकअप। लुकअप के बाद वो लुकअप में क्या ढूंढे, हम कहते हैं ये ढूंढे। अच्छा जी, किधर ढूंढे, तो मैंने आपको कहा कि इनपुट में ढूंढ ले। वो देखें उसने एकदम से सेलेक्ट कर लिया, इनपुट में ढूंढ ले। अच्छा, और फिर के लिखे क्या, जो उसके सामने आउटपुट में है, लुक आउटपुट में है, ये देखें उसने एकदम से सेलेक्ट कर लिया आउटपुट लिखते ही, क्योंकि वो डिफाइन है पहले से उसके लिए। आपको अभी समझ आ जाएगी। अब ज़रा देखें, अच्छा रैंडम नंबर बदलते हैं, यहाँ डिलीट प्रेस करते हैं, आप और कर रहे हैं, ये रैंडमली सेलेक्ट होता है और उसके बेस पे वो ख़ुद फैसला करता है कि ये क्या आ गया है। वो आसिम बिलफर्ज ये ऐसे भी हो सकता है कि आप ये नंबर सेलेक्ट करने के बजाय ये फार्मूले के अंदर ही रख लेते हैं। ज़रा इधर देखें, मैं हूँ इस तरह, इक्वल टू लुकअप क्या देखें, तो मैंने कहा इधर ही जनरेट करें, रेंड बिटवीन 1, 6 और ब्रेक, ये उसके अंदर ही जनरेट हो जाएगा, बाहर आपको नज़र भी नहीं आएगा। और इनपुट में उसको ढूंढ ले, खुद जनरेट करके इनपुट में ढूंढ ले, और उसी इनपुट के सामने जो आउटपुट है वो मुझे बता दे। अब उसने पता चल रहा है कि उसने इंटरनली 3 देखा हुआ है। यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट। और बाकी ये ज़रूरी नहीं कि रैंडम नंबर यहाँ पर और यहाँ पर एक जनरेट हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर तो रैंडम ना हुआ, ठीक है ना। तो एक जैसे भी हो सकता है और एक दूसरे का मुख्तलिफ भी हो सकता है। और अगर आप 2 चक्कों से खेलना चाहते हैं, 3 चक्कों से खेलना चाहते हैं, तो भैया को 3 चक्के भी हो सकते हैं। 1 चक्का बन गया, 3 चक्के, तो ऐसे ये हो सकता, ठीक है ना जी। तो ये लुकअप फंक्शन का थोड़ा सा था। हमने इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ किया है, बिलफर्ज आपके पास x में 1 से लेकर 100 तक मार्क्स हैं, और y में ये इनपुट में 1 से 100 तक मार्क्स हैं, और आउटपुट में इनपुट में 1 से 100 तक मार्क्स हैं, और आउटपुट में आपके पास उनका GPA है। और आप कंप्यूटर से चाहते हैं कि मार्क्स देकर लड़कों का उनके सामने, लड़कों के नाम के सामने उनका GPA लिखे, तो ये कर लेगा, ठीक है ना। ये आइडिया हो सकता, और इनफैक्ट ये हमारे एग्ज़ाम सेक्शन में इस्तेमाल भी होता है, इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास एक अहम चीज़ है, और वह है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में ये होता है कि आप बिलफर्ज यहाँ पर मैं कुछ बात लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, click to visit my video, ठीक है। आप क्लिक टू विज़िट माई वीडियो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बिलफर्ज में इंटरनेट पे कहीं जगह पर वीडियो है, मैं वहाँ से, अभी मुझे नेट अवेलेबल नहीं, वरना मैं आपको बताता, वहाँ से हाइपर लिंक उठाता और वहाँ से लिंक का एड्रेस उठाता, इस पर यह करके लिंक पे जाके यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता, ये उसके साथ लिंक हो जाता। फिर आप इस पर क्लिक करते हो, सीधा नेट पे उधर पहुँच जाते। अभी ये चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं है, लिहाजा मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास कुछ और फंक्शंस, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके लिए फिर ये इस तरह कर लेते हैं कि कुछ डेटा जनरेट कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं तो इस तरह करते हैं कि इक्वल टू रेंज बिटवीन
रैंडम नंबर बिटवीन, इस तरह कर लेते हैं 0, 200 नंबर जनरेट कर दिए। इसका कोई नाम रख लेंगे, पुराने नाम डिलीट करके, क्योंकि नामों से भी बड़े मसले बनते हैं, कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, ये डेटा हो गया। पुराने नाम पहले डिलीट कर लेते हैं अगर कुछ हैं तो। ये देखें 2-3 नाम हैं, उनको उड़ा देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास डेटा हो गया। अच्छा, इस डेटा से ये रैंडम इफेक्ट रिमूव करते हैं और इसका तरीका ये है, Ctrl+C करें, उसी पर वापस टॉप लेफ़्ट पे क्लिक करके और इसको एज अ वैल्यूज़ पेस्ट कर दें। अब ये वैल्यूज़ हो गई। अब ये वो रेंज बिटवीन वाली बात उड़ गई है। ठीक है। अच्छा जी, इस सारे डेटा को सेलेक्ट करके इसका नाम रख लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं, अगेन वही नाम रख लेते हैं डेटा, क्योंकि पुराना नाम तो हमने डिलीट कर लिया। ये डेटा हो गया। अब इस डेटा का आपने बिलफर्ज एवरेज मालूम करना है, मीडियन, मोड, जो भी मालूम करना है। एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अरिथमेटिक मीन बेसिकली। ठीक है, एवरेज बेसिकली कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये अरिथमेटिक मीन है। ये एवरेज आ गया और ब्रैकेट में डेटा लिख लें कि मुझे इस डेटा का एवरेज चाहिए। ये एवरेज आ गया। इसका मीडियन चाहिए, ठीक है ना, तो इक्वल टू मीडियन लिख लें। ये आगे मीडियन और डेटा का मीडियन चाहिए, मीडियन। मोड चाहिए, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होता है, मोड चाहिए तो जस्ट मोड लेकर डेटा लिख लें। और ऐसा अगर आप गौर करें तो इस डेटा में 70 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया होगा, 70 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया होगा, बेशक चेक कर लें। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको इक्वल टू STDiv लिखें, STDiv। और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 किस्म का, पॉपुलेशन का, सैंपल का। हमें अक्सर सैंपल का चाहिए होता है और डेटा, यही सैंपल डेटा है हमारा बस, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप इसका मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियस वगैरह सब कुछ मालूम कर सकते हैं। ये कुछ एडवांस टॉपिक हैं, अभी भी तो मैं नहीं पढ़ा रहा, स्टैटिस्टिक के कोर्स में पढ़ा दूंगा, लेकिन अहम बात यह है कि एक्सेल ये काम भी कर सकता है, मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी ये बता सकता है। अच्छा जी, आगे जाते हैं। एक्सेल जो है लेफ़्ट, राइट, मिड और कॉन्केटिनेट के काम भी कर सकता है। लेफ़्ट, राइट, मिड, ये क्या कहानी है। सपोज़ आप इधर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, फर्ज चले इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक है। अब इस टेक्स्ट का सपोज़ अगर इसका मैं आपको लेफ़्ट बताना चाहूँ, इसके लेफ़्ट का क्या, राइट बताना चाहूँ, मिड का बताना चाहूँ, तो ये कैसे काम करते हैं ये फंक्शन। इक्वल टू लेफ़्ट लिखें, ये लेफ़्ट आ भी गया। और इसके लेफ़्ट से बेसिकली लेफ़्ट इस साइड से ये गिनेगा। बिलफर्ज लेफ़्ट से मुझे कहता हूँ उसको कि मुझे 5 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर चाहिए, लेफ़्ट से मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए। तो इस पूरे टेक्स्ट के लेफ़्ट से 1 2 3 4 M तक ये मुझे बता देगा। इक्वल टू RIG, यह राइट आ गया है। इसी टेक्स्ट के राइट से मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, तो TION आखिरी, बिल्कुल TION उसने बता दिया। ये देखें TION, ये मिड का हो सकता है। इक्वल टू मिड, इसके मिड से मुझे चाहिए, लेकिन मिड में मुसीबत ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हमें बताना पड़ेगा कहाँ से वो स्टार्ट करे। ठीक है ना,
तो बिलफर्ज मैं उसको कहता हूँ कि पोजीशन नंबर 5 से शुरू करें और मुझे 4 कैरेक्टर दे दें। पोजीशन नंबर 5 कौन सी है? देखें N1 2 3 4, M पर 4 हो गया, 5 ये पर हो, तो यहाँ से उसने शुरू कर दिया है A L और स्पेस और P, ये उसने उठा लिया। 4 P स्पेस भी एक कैरेक्टर है, AL स्पेस और P, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि पोजीशन नंबर 5 से शुरू करो, 4 कैरेक्टर उठाए, तो उसने 4 उठा दिए। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ टेक्स्ट को आपस में इकट्ठा करने के फंक्शन भी होते हैं। बिलफर्ज ये मैंने लिखा हुआ उबैदुल्लाह और यहाँ मैंने लिखा है पराचा। ये मैंने वैसे वो पिछले इसमें भी बताया था, मैंने ये बताया था इक्वल टू दिस, ये पिछले प्रेजेंटेशन में, और ये और फिर ये, और ये इनको मिला देता। यही काम ये कॉन्केटिनेट फंक्शन भी करता है। कॉन, ये आ गया कॉन्केटिनेट, पहला उबैदुल्लाह बता दें और कामा दूसरा पराचा बता दें, और ये उसी तरह देखें उबैदुल्लाह पराचा। अब अगर आप चाहते हैं कि इनके दरमियान स्पेस आ जाए तो वो जिस तरह मैंने उधर बताया था वो यहाँ पर भी हो सकता है। बिलफर्ज इधर देखें, कामा के बाद कोलन स्पेस कोलन और कामा, ये दरमियान में एक और कैरेक्टर ऐड कर दें, एक कैरेक्टर का एक स्पेस ऐड कर दें और एंटर करें। अब ये उबैदुल्लाह पराचा ज़रा दूर हो गया, दरमियान में स्पेस आ गया। ये चीज़ मैंने इसमें भी बताई थी, इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ये तो हो गए कॉन्केटिनेट फंक्शन कि ये कैसे काम करते हैं। फिर हमारे पास कुछ अहम फंक्शन है, डेट का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना। बिलफर्ज जो मेरी तारीख़ पैदाइश थी वो थी 15, ये डे था, इट वॉज डे, मंथ था 8 अगस्त और ईयर था 1968, ठीक है। फ़र्ज़ करें इसको मैं बाकायदा डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप लिखेंगे इक्वल टू डेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। वो कह रहे पहले ईयर बताओ, ये ईयर है, कामा मंथ बताओ, ये मंथ है, कामा डे बता दो, ये डे है। अब ये उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। जो एक्सेल का जिसको डेट कहता है उसमें कन्वर्ट हो गया। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट में चले जाएं तो आप एक और काम कर सकते हैं। बिलफर्ज आप अगर ये वाला फॉर्मेट कर लें, ये वाला, तो देखें क्या होता है। आपको पता चला कि थर्सडे, ये जब अल्लाह जल्ल शानो ने इस बंदे को दुनिया में भेजा था, तो अगर ये डेट दुरुस्त है तो ये थर्सडे था, ठीक है, जुमेरात का दिन था। अच्छा, अब अगर आपके पास ये डेट आ गया है तो इस पर आप और काम कर सकते हैं। इस डेट का डे बता दें, इसका मंथ बता दें। बिलफर्ज अगर आप इसका मंथ मालूम करना चाहते हैं, किसी डेट का मंथ निकालना चाहते हैं, तो इक्वल टू मंथ लिख लें, मंथ लिख लें ब्रैकेट में, और उसको बता दें इस डेट का मुझे मंथ बता दें, तो वो बता देगा उसका 8। इस तरीके से ये फंक्शंस काम करते हैं, बस काफ़ी है। एक अहम फंक्शन है नाउ। नाउ, ये नाउ कैसे काम करता है? इक्वल टू नाउ लिख लें और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आज की तारीख और टाइम, आज की तारीख और टाइम, बस नाउ फंक्शन इस तरह काम करता है। मैंने सब नहीं बताया, अगेन मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ नहीं बताया, बहुत कुछ नहीं बताया। अगर आप एक्सेल के फंक्शंस देखें, ठीक है ना, एक्सेल के फंक्शंस देखें तो वो एक दुनिया है, ठीक है ना। सिर्फ ये देख लें एक्सेल के फंक्शन, सिर्फ ये इसके मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शन देख लेना,
तो ये अगर गिनने पे आ जाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 बस करो, थक गया हूँ। इतने ढेर सारे सब फंक्शन है, किस किस को आदमी करेगा। डियर स्टूडेंट, असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि आपका शौक़ पैदा हो जाए और आप इन फंक्शंस को सही तौर पर सीखें। ठीक है ना जी, तो वो मेरे लिए असल चीज़ है। तो आज हमने एक्सेल के कुछ बिल्ट इन फंक्शन सीख लिए हैं, मैथमेटिकल, लॉजिकल, लुकअप रेफरेंस, स्टैटिस्टिकल, बिल्ट इन फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, फाइनेंस रिलेटेड फंक्शंस हैं, और कई एक फंक्शन है वो और भी रह गए। ज़ाहिर फाइनेंस के टीचर के लिए छोड़ दिए, वो लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Recording of this lecture would online be provided to student on my YouTube channel, as you know it. So thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.